इजरायली फिल्म मेकर नादव लेपिड के द कश्मीरी फाइल्स को अश्लील और प्रोपेगेंडा वाली फिल्म बताने वाले बयान पर इजराइल ने गलती मानी है। इसे लेकर इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने भारत से माफी मांगी है। इजरायली दूत ने कहा कि नादव लेपिड ने IFFI गोवा में न्यायाधीशों के पैनल की अध्यक्षता करने के लिए भारतीय निमंत्रण का दुरुपयोग किया है। वहीं इजरायली राजदूत ने कश्मीरी फाइल्स की आलोचना के बाद लेपिड को एक खुला पत्र भी लिखा है। उन्होंने लिखा, आपको शर्म आनी चाहिए। साथ ही उन्होंने लेपिड को फटकार भी लगाई और इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारत और इजराइल के बीच दोस्ती बहुत मजबूत है और उसके इस बयान से आगे कोई नुकसान नहीं होगा। बता दें कि सोमवार को IFFI के समापन समारोह में जूरी प्रमुख नादव लेपिड ने फिल्म कश्मीरी फाइल्स को अश्लील और अनुचित बताया था, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने जनजातीय बहुल गुजरात के दाहोद जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। इन दलों को फसली बटेर की संज्ञा देते हुए नड्डा ने कहा कि जनता को ऐसे दलों से सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 सालों में जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ चुनावों में दिखती हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 70 वर्षों तक देश में शासन किया, लेकिन उसने कभी भी जनजातीय समुदाय की सुध नहीं ली, जबकि भाजपा सरकारों ने इसके लिए अनेकों काम किए और समुदाय विशेष के लोगों को राष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री तक बनाया है। नई दिल्ली में आज से शुरू हुई 3 दिवसीय 7वीं ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट को विदेश मंत्री S जयशंकर ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत का विकास इंडियन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की गहराई से जुड़ा हुआ है। साथ ही कहा कि टेक्नोलॉजी आज भू राजनीति के केंद्र में है। टेलीकॉम के डोमेन में भारत को विश्वसनीयता की अवधारणा से देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि हम आने वाले दिनों में डिजिटल पक्ष पर भी भारत की विश्वसनीयता के बारे में सुनेंगे। हमारा डाटा कहा जा रहा है कि यह अब व्यवसाय और अर्थशास्त्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। इस दुनिया में हर चीज को हथियार बनाया जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम में 3 दिन के दौरान भविष्य की प्रौद्योगिकी के लाभ, चुनौतियां, स्थिरता और इस क्षेत्र में उभरती भू राजनीति, विकास के लिए डाटा जैसी बातों पर गहनता से चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सशस्त्र सेना झंडा दिवस कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR कॉन्क्लेव के 4थे संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और देश की सेनाओं के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत को सुरक्षित रखने में देश के जवानों ने जिन परिस्थितियों का सामना किया, उनका वर्णन करना मुश्किल है। चाहे वह भारत की अखंडता हो, संप्रभुता हो, सब युद्धों को जीतने के बारे में हो या सीमा पर आतंकी गतिविधियों का सामना करना हो, सशस्त्र बलों ने चुनौतियों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सामाजिक प्रेम और अंतर्धर्म शांति के संस्कृति संबंधों की मजबूती के लिए आज मंगलवार को दिल्ली के इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के उद्घाटन सत्र को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने संबोधित करते हुए कहा कि इंडोनेशिया में हाल ही में आए भूकंप से जान माल के नुकसान से हम सभी दुखी हैं। पीड़ितों और हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। दुख की इस घड़ी में भारत इंडोनेशिया के साथ खड़ा है। इस समारोह के अंतिम सत्र को इंडोनेशिया के सुरक्षा मामलों के मंत्री मुस्लिम विद्वानों के साथ होने वाली इस बैठक में कट्टरता और उग्रवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करना प्रमुख उद्देश्य होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान पूरे जोरों पर है, जिसके चलते आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहा था, जिस पर संबित पात्रा ने कहा कि पीएम मोदी के लिए इस तरह की गाली गलौज करना, वो भी गुजरात में, ये निंदनीय है। इस तरह की भाषा का प्रयोग एक पीएम के लिए करना उचित नहीं है। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। उनको रावण कहना सिर्फ पीएम मोदी का अपमान नहीं, ये प्रत्येक गुजराती का अपमान है, गुजरात का अपमान है। पात्रा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये साबित हो गया है कि उन्होंने पीएम मोदी को लेकर जो बयान दिया है वो सोनिया और राहुल गांधी का बयान है। भारत बायोटेक के नेजल कोविड वैक्सीन को भारत में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। DCGI ने नियंत्रित इस्तेमाल का निर्देश जारी किया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने नाक से लिए जाने वाले वैक्सीन इनकोवैक का निर्माण किया है, जिसे खास तौर पर बूस्टर डोज के रूप में लगाया जाएगा।
कंपनी ने बताया कि इसका इस्तेमाल बूस्टर खुराक के रूप में किया जाएगा। दिल्ली के छतरपुर इलाके में हुए श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट आज मंगलवार को पूरा कर लिया गया है। अब इसके बाद 1 दिसंबर को फिर से नार्को टेस्ट होगा। साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की रोहिणी में FSL में टेस्ट की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। बताने से पहले सोमवार को आफ्ताब का FSL लैब में 7 घंटे तक पॉलीग्राफ टेस्ट चला। उसे मंगलवार को दोबारा टेस्ट के लिए FSL दफ्तर लाया गया था। वहीं विशेष आयुक्त कानून व्यवस्था दीपेंद्र कुमार हुड्डा ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में आधिकारिक रूप से यह जानकारी दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी देश में राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहे आपराधिक जाल की गुत्थी सुलझाने के लिए एक के बाद एक रेड कर रही है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को NIA ने तीसरी बार गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली NCR और पंजाब सहित अन्य राज्यों के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। NIA ने यह कदम लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया समेत कई बड़े अपराधियों से गहन पूछताछ के बाद उठाया है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जारी आम जन के विरोध प्रदर्शन और सरकार की दमनकारी नीति पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जॉन किर्बी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका चीन में जारी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन करता है और यह वहां के लोगों का अधिकार है। बता दें कि चीन के शिंगजियांग प्रांत से शुरू हुआ राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पद से हटाने वाला प्रदर्शन चीन के बड़े शहरों जैसे झेंगझू, उरुमकी, गंगवाकझू, शंघाई, बीजिंग, तियानजिन और चोकिंग से होता हुआ दर्जनों शहरों तक पहुंच गया है। शंघाई में चल रहे प्रदर्शन में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद मामले की पहली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। भारत निर्वाचन आयोग इस मामले की सुनवाई करेगा। इसके तहत आयोग ने दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज व बयान 9 नवंबर तक दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल 3 नवंबर को महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद दोनों गुटों को अलग अलग नाम और चिन्ह आवंटित किए गए थे। वहीं अब इस चुनाव चिन्ह विवाद मामले में भारत निर्वाचन आयोग 12 दिसंबर को सुनवाई करेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में कोलकाता स्थित सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के तहत त्रिपुरा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। SRFTI के निदेशक हिमांशु शेखर खटुआ ने कहा कि 47 छात्रों के साथ TFTI ने पहले बैच की कक्षाएं दिसंबर के पहले सप्ताह से शुरू होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि SRFTI ने शुरू में अल्पकालिक पाठ्यक्रम तैयार किए हैं और निकट भविष्य में संस्थान में डिप्लोमा स्नातक पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। स्वच्छ प्रदेश बनाने की मुहिम में जुटे CM योगी की मंशा के अनुरूप उनकी टीम लगातार अभियान चला रही है। अब स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान 1 दिसंबर से शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। अभियान के तहत समस्त नगरीय निकायों से अपेक्षा की जाती है कि सर्वप्रथम अपने निकाय में समस्त गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स को पुनः चिन्हित करते हुए 1 दिसंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 तक संचालित इस अभियान के अंतर्गत इनका स्थायी रूप से विलोपन की समस्त सुव्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। वहीं इस अभियान को गति देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन नगर निकाय निदेशालय की ओर से सभी नगर आयुक्तों को पत्र के जरिए समय सीमा के अंदर अभियान चलाकर उद्देश्य की पूर्ति के निर्देश जारी किए गए हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार संधि यानी FTA को लेकर चर्चा इन दिनों जारी है। इसी कड़ी में अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के साथ FTA के लिए ब्रिटेन की प्रतिबद्धता को दोहराया। लॉर्ड मेयर के एक वार्षिक कार्यक्रम में विदेश नीति के विषय पर व्यापारिक नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के साथ नए FTA लाने पर ब्रिटेन विचार कर रहा है और हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में आने से पहले मैंने दुनिया भर के व्यवसायों में निवेश किया, लेकिन इस बार हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसा करने का अवसर मिलना बहुत बड़ी बात है। कतर में चल रही विश्व कप की सबसे बड़ी प्रतियोगिता फीफा विश्व कप 2022 में बीती रात लुसाइल स्टेडियम में खेले गए ग्रुप H के मैच में वही हुआ जो अनुमान था। पुर्तगाल और उरुग्वे में खेले गए इस मैच में पुर्तगाल ने उरुग्वे को 2-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में स्थान पक्का कर लिया है। पुर्तगाली फुटबॉल स्टार ब्रूनो फर्नांडिस द्वारा किए गए इन धमाकेदार गोलों ने टीम के विजय रथ को आगे बढ़ाया। उन्होंने मैच के 54वें मिनट में पहला गोल किया, वहीं दूसरे हाफ में इंजरी टाइम दूसरा गोल कर टीम को जिता दिया।